हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत कुमार आपको क्लास 11 की मैथ्स पढ़ा रहा था, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। समुच्चय पहला चैप्टर था आपका समुच्चय ना। समुच्चय का मैंने जो है आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज से आपका हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जितनी भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है वो ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले मेरा वीडियो, जो पहला वीडियो अपलोड मैंने किया है, उसको देख लेना है। ठीक है, चलिए आज जो है मैं आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ 1.1। एक्सरसाइज 1.1 समुच्चय का पहला चैप्टर था आपका समुच्चय, उसका मैंने एक्सरसाइज 1.1 लिया है। ठीक है, चलिए देखिए 1.1 में पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है और उसको बताना है आपका, उसका उत्तर की औपचारिकता बताना है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। उसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उन 4 पॉइंट का आपको आंसर बताना है। उसके बाद आपको जांच करके बताना है कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं वो देखिएगा। कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह आपको बताना है। क्या कहा है, जे अक्षर से जो प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, जे अक्षर से जो प्रारंभ हो रहा है वो उन वर्षों के महीनों के नाम बताना है। ठीक है, तो आपका एक वर्ष में, आपको सभी को पता है कि एक वर्ष में आपको कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में आपको सभी को पता है 12 महीने होते हैं। ठीक है, इन 12 महीने में जो अक्षर जे से प्रारंभ हो रहा है, जो अक्षर जे से प्रारंभ हो रहा है वो बताना है आपको। तो आपको इन 12 महीने में सबसे पहले आपका क्या आएगा, जनवरी। ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा, जनवरी। फिर क्या आएगा, जून। फिर क्या आएगा, जुलाई। ये सभी जे से प्रारंभ हो रहे हैं ना, जनवरी, जून, जुलाई। 12 महीने में 3 ऐसे महीने हैं जो जे से प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जनवरी, जून और जुलाई जो है जे से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, और ये जो माह है वो सूचीबद्ध माह है। कैसे माह है, सूचीबद्ध माह है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतः जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का, जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह एक क्या है, एक समुच्चय है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपका सेकेंड पॉइंट क्या कहा है वो देखते हैं हम। ठीक है, कह रहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम। ठीक है, कह रहा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह या नाम बताना। तो देखिए भारत में हम ये कह सकते हैं कि भारत में हम किसी भी लेखकों की सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि कोई भी लेखक निश्चित नहीं है कि वो कितना प्रतिभाशाली है। ठीक है ना, क्योंकि इसका मापन हम नहीं कर सकते हैं कि कौन लेखक कितना प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये समुच्चय नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कोई लेखक
है या नहीं, इसके इसके मापन का कोई सुनिश्चित पैमाना नहीं है। ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, अतः भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। क्लियर है ना? क्या है, आपसे कह रहा था भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताने के लिए, तो हम कह सकते हैं कोई भी लेखक प्रतिभाशाली है या नहीं, या कोई निश्चित जो है सुनिश्चित पैमाना नहीं, मतलब कि इस पैमाने को मापने का कोई भी सुनिश्चित नहीं है। तो ऐसे संग्रह क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित, मतलब इसका कोई भी परिभाषित इसको नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अतः भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, क्या कहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, तो जैसे हमने अभी सेकंड पॉइंट देखा था लेखक के लिए, वैसे ही आपका थर्ड पॉइंट भी हो जाएगा। देखिए, विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो है सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता कुछ और इसकी जगह पे विश्व ना करके, या कोई मतलब एक कंपलसरी प्लेस की बात किया गया होता, इस प्लेस में इतने 11 खिलाड़ियों की बात की जाती, तो वहां पे संभव हो सकता था। लेकिन विश्व के 11 बल्लेबाजों, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह पूछा है, तो हम निश्चित रूप से सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि आपके 11 बल्लेबाज यही होंगे जो सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या ना होने का कोई सुनिश्चित पैमाना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अर्थात ऐसे बल्लेबाज का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अतः विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना बात? चलिए अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, कह रहा आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह।
ठीक है, कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए अगर कक्षा की बात किया जाए तो मान लीजिए एक ये हमारा कक्षा है, कक्षा है, ठीक है, कोई भी एक क्लास है, इस क्लास के बच्चों का संग्रह की बात की जा रही है। मान लीजिए किसी भी स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो मान लीजिए 10th में पढ़ रहा है और उस 10th ए में सेक्शन वाइज है, या मान लीजिए टोटल 10th की बात की जाए तो टोटल 10th में बच्चों की संख्या अगर देखेंगे तो बच्चों की संख्या निश्चित होती है। क्या होता है? निश्चित। कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनका संग्रह की बात की जा रही, तो वहां पे एक निश्चित बात हो रही है। क्यों? अगर ये हमारी एक कक्षा है तो इस कक्षा में अगर कह दिया जाए 40 बच्चे बैठ सकते हैं या 40 बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये निश्चित हो गया कि इस कक्षा में कितने बच्चे हैं। ये मान लीजिए 10th की क्लास है, 10th की क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं, तो यहाँ पर ये सुनिश्चित पैमाना मिला आपको, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? समुच्चय है। तो हम कह सकते हैं इसको कक्षा में बालकों की संख्या सुनिश्चित होती है। ठीक है, कक्षा में बालकों की संख्या क्या होती है? सुनिश्चित होती है, जिससे इनके संग्रह परिभाषित है। अतः कक्षा के बालकों का संग्रह समुच्चय है। क्लियर है ना बात? चलिए, चौथा पॉइंट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में। आपका पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, देखते हैं। पांचवा पॉइंट कह रहा है, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। जो 100 से कम है, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। आपको सबको पहले पता होना चाहिए प्रकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता है प्रकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। ठीक है, प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 डैश डैश होती है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है 100 से कम प्रकृत संख्या का समुच्चय, तो यहाँ हो जाएगा समुच्चय, मान लिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से डैश डैश या n सच दैट n लेस देन 100, लेस देन 100 n का मान क्या है? 100 से कम। यहाँ मतलब 100 से कम 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, कुछ भी है 100 से कम। ठीक है, तो ये एक सुनिश्चित है। ये परिभाषा अगर इसकी बात की जाए तो 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं की बात किया जाए तो 100 से कम में जितनी भी प्रकृत संख्याएं हैं वो एक निश्चित है। जब वो एक निश्चित है तो ये कैसा होगा? समुच्चय होगा। ठीक है, स्पष्ट है कि ए समुच्चय सुपरिभाषित है। तो क्या हो जाएगा? अतः 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का प्रकृत संख्याओं का संग्रह समुच्चय है। क्लियर है ना? ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। कह रहा लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या कहा है आपसे, पूछा कहा है लेखक प्रेमचंद, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह पूछा। तो जब लेखक प्रेमचंद, देखिए यहाँ एक प्रॉपर नाम दे दिया है। अब यहीं पे अगर नाम नहीं दिया होता, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में लेखकों की बात, लेखक की बात किया गया था, वहां पे पूछा गया था सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो वहां पे हम क्लियर नहीं बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपसे देखिए कहा लेखक प्रेमचंद, यहाँ पे एक प्रॉपर नाम दे दी। अब प्रेमचंद के द्वारा जितने भी लिखित उपन्यास होंगे वो तो एक निश्चित होंगे, 2 है, 4 है, 10 है, जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखा होगा वो एक निश्चित है। तो यहाँ पर ये समुच्चय हो जाएगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या और उपन्यास सुनिश्चित है। इसके द्वारा या जिससे इनका संग्रह क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित है। क्या हो जाएगा, अतः लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए 7वां पॉइंट क्या कहा है आपसे, कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, क्या कहा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह। तो देखिए समपूर्णांकों का संग्रह बोला है आपसे, तो आपका समपूर्णांक में क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से ये चलता जाएगा इत्यादि। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे समपूर्णांकों का संग्रह है और आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि समुच्चय है या नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो सम संख्या है वो एक निश्चित तौर पे आ रही है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10, 12 इस तरीके से आगे एक निश्चित संख्या है, क्या हो जाएगा, ये समुच्चय है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, समपूर्णांकों का संग्रह यद्यपि अपरिमित है। क्या है, अपरिमित। अपरिमित का मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है, अनंत। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था। अपरिमित की मतलब जिसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं पता होती है। जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका चला जा रहा है, इसमें हमें पता नहीं कि कहाँ पे जाके खत्म होगा। ठीक है, तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। इसके अवयवों का गुण सुनिश्चित सुपरिभाषित है।
सुनिश्चित है और सुपरिभाषित है तो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अतः समपूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है। क्लियर है ना? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 8वां। देखिए 8वां पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। क्या कहा है, इस अध्याय मतलब जिस अध्याय की को आप पढ़ रहे हैं उस अध्याय की बात किया गया है। कह रहा है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में अगर मान लीजिए टोटल प्रश्न 50 आए तो ये एक निश्चित है, प्रश्नों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो ये अगर जब इसका प्रश्नों की संख्या अगर ये निश्चित हो जाएगी तो समुच्चय है, सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। तो लिखेंगे क्या, अध्याय के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की अपनी पहचान है और प्रश्न सुपरिभाषित है। अतः इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय। मतलब इस अध्याय के अवलोकन मात्र से, मतलब अध्याय के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की अपनी पहचान है और यह प्रश्न सुपरिभाषित है। अतः इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संख्या क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए आपसे 9वां पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या कहा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, विश्व के, आपसे कहा गया है विश्व की बात किया गया, तो विश्व में कौन जानवर कितना अधिक खतरनाक है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको हम निश्चित नहीं बता सकते हैं कि कौन सा जानवर कितना अधिक खतरनाक हो सकता है विश्व में। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा। अगर किसी प्रॉपर प्लेस की बात किया गया होता, उस जगह पे आपसे बता दिया गया होता कि ये जानवर उस जगह पे रहते हैं, तब आप वहां पे कंफर्म करके बता देते हैं कि हाँ ये जानवर सबसे अधिक खतरनाक है। लेकिन विश्व के अगर जानवरों की बात की जाए तो वहां पे आप निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि कौन सा जानवर कितना अधिक खतरनाक होगा। ठीक है, चलिए किसी खतरनाक होने या न होने की कोई परिभाषित माप
नहीं है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट पॉइंट में जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट थे सारे क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा, मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6। आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में आपको उपयुक्त प्रतीक, आपको प्रतीक दिया है एक्साइलम और एक्साइलम नॉट। तो ये प्रतीक को आपको जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन दिए हैं उसमें फिलअप करना, उसमें भरना है। ठीक है, ये आपका ग्रीक वर्ड है, इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, क्या, बिलोंग। एक्साइलम इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट कहा है 5 डैश डैश करके ए दिया। अब इन दोनों का मतलब पहले समझ लीजिए, ये बिलोंग और ये बिलोंग नॉट। मतलब जो समुच्चय ए से बिलोंग करता होगा, मतलब समुच्चय ए से मिलता होगा, उसमें हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बिलोंग का। और जो समुच्चय ए से नहीं मिलता होगा उसमें हम क्या करेंगे, नॉट बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है 5 और ये दिया है ए समुच्चय। तो समुच्चय ए जो है में देखेंगे 5 दिया है कहीं है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है 5 ए का अवयव है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 बिलोंग ए, बिलोंग कर रहा है समुच्चय से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहा है, 8 डैश डैश करके ए। अब देखना है समुच्चय ए में 8 है या नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद कोई संख्या नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 8 नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या है क्वेश्चन, 0 डैश डैश करके ए दिया है। समुच्चय में कहीं 0 दिया है, नहीं दिया, क्या हो जाएगा, 0 नॉट बिलोंग ए। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है, 4 डैश डैश करके ए दिया है। अब देखिए समुच्चय ए में 4 है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग ए। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट दिया है 2 डैश डैश ए। 2 आपका समुच्चय ए में है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग ए। अब नेक्स्ट 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट में क्या दिया है, 10 डैश डैश करके ए। अब 10 ए मतलब दिया है ए समुच्चय ए में देखो कहीं 10 है, नहीं है, इसका मतलब 10 नॉट बिलोंग ए। क्लियर है, समुच्चय ए में जो अवयव दिए हैं अगर वो अवयव किसी से मैच करेंगे तो वहां पे बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे, अगर किसी से मैच नहीं करेंगे तो बिलोंग नॉट बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बोर्ड पे दिया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको कहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या है,
आपको रोस्टर रूप में लिखना है। पहला पॉइंट दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस दैन x लेस दैन c। क्वेश्चन आपसे कहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस दैन x लेस दैन c। ठीक है, ये सच दैट होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर x सच ऐसे लाइन खींचा है तो भी इसको सच दैट पढ़ेंगे, अगर बिंदु लगा है तो भी हम सच दैट पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्णांक की बात किया गया तो देखो -3 से 7 के बीच की जो संख्या है उनको लेना है। ठीक है, -3 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा, तो -3 से बड़े में आपकी संख्या क्या आएगी? -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहीं पर रुक जाना है, 6 के आगे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि कहा 7 से छोटा। ठीक है, यहाँ पे ये x का मान -3 से बड़ा होगा और यहाँ पे x का मान 7 से छोटा होगा। तो -3 और 7 के बीच की संख्याएं यही होंगी। क्या हो जाएगा? a बराबर -2, अब ये हो जाएंगे -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? चलिए, ये आपका शब्दों में दिया था, शब्दों से हमें अंकों में बदलना था। ठीक है, उसी को रोस्टर विधि कहते हैं। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। कह रहा है सेकेंड पॉइंट में x सच दैट x 6 से कम एक प्रकृत है। एक प्रकृत संख्या, ये आपसे सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन कहा है। क्या? x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है। तो 6 से जो कम है उनको लिख लेंगे। प्रकृत संख्या की बात करें तो प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 यही होंगी 6 से कम में प्रकृत संख्या। तो b बराबर समुच्चय b बराबर 1, 2, 3, 4, 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सेकंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट में। देखिए थर्ड पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। कह रहा है x सच दैट x एक ऐसी संख्या है जिनके अंकों, मतलब एक ऐसी प्रकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल क्या है? योगफल कितना है? 8। तो हमें ऐसी संख्या का समुच्चय लिखना है जिनके अंकों का क्या होना चाहिए? योगफल 8 होना चाहिए। चलिए प्रकृत संख्या की बात किया तो मतलब 1 से आगे की ओर आना, पीछे की ओर नहीं जाना है। तो चलते हैं, देखते हैं 17। पहली संख्या क्या है? 17। 17 अगर इन दोनों के अंकों का योग करें तो 8 आ रहा है, देख लेते हैं। 7 में 1 8 जोड़ा, 1 जोड़ा 8 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? 26। अब उसके बाद आगे क्या आएगा? 26 के बाद 35। ठीक है, 26 में देखो 6 2 8, 5 3 8, 35। 35 के बाद क्या आएगा? 44। 44 के बाद क्या आएगा? 53। 53 के बाद क्या आएगा? 62। 62 के बाद क्या आएगा? 71। 71 के बाद क्या आएगा? 80। ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे? समुच्चय C बराबर 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80।
ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल करने पे हमें 8 मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चौथा क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भाजक है। कह रहा है एक अभाज्य संख्या है x x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक, मतलब जो 60 का क्या है, भाजक है। ठीक है, तो 60 के भाजक की बात किया जाए तो पहले हम 60 के भाजक की बात कर लेते हैं। देखो 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के बाद 4, 4 1 के 4 बचा 2, 4 5 6 20, फिर 5 से कटेगा, 5 के बाद 6 से भी कटेगा, फिर 10 से कटेगा। इस तरीके से ऐसी काफी संख्याएं हैं जो 60 के भाजक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा है x अभाज्य संख्या। क्या कहा है, अभाज्य संख्या की डिफिनेशन आपको सभी को पता होनी चाहिए। क्या होती है, ऐसी संख्या जिनका मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी अन्य से न कटे, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इनमें देखते हैं ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखो 2, फिर 3, फिर 4। देखो 4 के 2 से अधिक हो गए, 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कटा, तो 2 से अधिक हो गए, जिसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं। फिर इसके बाद 5 की बात कर लेते हैं, 5 निकाल ली 5। उसके बाद 6 नहीं उतरेगा, क्यों, क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। इसके आगे जितनी भी आपको संख्याएं मिलेगी वो सभी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो अभाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी आई है, 2, 3 और 5 आई है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। समुच्चय डी बराबर 2, 3, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 5वां पॉइंट में आपसे कहा है देखिए 5वां पॉइंट में कहा है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्दों, मतलब ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का क्या करना है, समुच्चय निकलना है। ठीक है, तो चलिए समुच्चय लिखना है इन सभी का, शब्दों का, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का क्या लिखना है, समुच्चय लिखना है। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी अवयव का मतलब किसी भी वर्ड का या शब्द का अगर हमें समुच्चय लिखना है, अगर वो 2 बार आ रहा है तो उसको हम 1 बार लिखते हैं मझले कोष्ठक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टी उतारिए, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर एम, फिर ई, फिर वाई। देखिए यहाँ पे टी 2 बार था, हम 1 बार लिखेंगे, आर 2 बार था, 1 बार लिखेंगे। ठीक है, ओ 2 बार था, 1 बार लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, अवयव हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है, 6 पॉइंट में कहा है बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर समुच्चय एफ बराबर बी, कॉमा ई, कॉमा टी, कॉमा आर। ठीक है, ई 2 बार था, 1 बार लिखेंगे, टी 2 बार था, 1 बार लिखेंगे, आर। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे निर्माण शब्द का यूज किया है। यह निर्माण शब्द का मतलब होगा सारणियां। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला पॉइंट 3, 6, 9, 12, ये अंकों में दिया है, अंकों में दिया है, इसको शब्दों में आपको लिखना है। तो सारणियन विधि में आपको यही बताया गया था कि अंकों में दिए
को शब्दों में बदलना ही सारण्यायन विधि कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको अंकों में दिया है, इनको शब्दों में बदलना है, तो लिखेंगे कैसे? 3, 6, 9, 12 ये दिया है, बराबर x सच डेट x 3 का गुणज, ठीक है, तथा x लेस देन इक्वल 12, x सच डेट x 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब 3 से सभी संख्याएं भाग जा रही हैं। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। लेकिन यहाँ पे x जो है वो 12 के बराबर है और 12 से छोटी है। ठीक है, इसलिए हमें इसको भी दर्शाना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आपसे क्या कहा है? 2, 4, 8, 16 और 32। पहले इन संख्याओं के गुण हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 32। तो ये 2 के गुणज हैं, दिख तो रहा है, लेकिन और भी देख लेते हैं, शायद कुछ और इसका निकले आंसर। देखो, अगर हम 2 की पावर 1 लिखें तो 2 1 के 2, 2 की पावर 2 लिखे तो 2 दूना 4, फिर अगर 2 की पावर 3 लिखे तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। फिर अगर 2 की पावर 4 लिखे तो 16 आएगा। फिर 2 की पावर अगर हम 5 लिखेंगे तो 32 आएगा। तो यहाँ पे आंसर कुछ और निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 2 की पावर n, 2 की पावर n के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा आपका? x सच डेट इक्वल 2 की पावर n तथा 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 5। यह हो जाएगा 1 के बराबर 1 से बड़ा x का मान और 5 के बराबर और 5 से छोटा x का मान। वही है ना, 1 से बड़ा 5 से छोटा और 5 के बराबर, 1 के बराबर भी है 5 के भी बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x डेट x इक्वल टू 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n के रूप में दिया हुआ है, और तथा क्या हो जाएगा? 1 लेस देन इक्वल x और लेस देन इक्वल 5। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट में दिया है 5, 25, 125, 625। ये आपका थर्ड पॉइंट दिया है। अब इस थर्ड पॉइंट के क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये 5 की पावर 1, 5 1 के 5, 5 की पावर 2, 5 गुना 5 5 25। फिर 5 की पावर अगर 3 लगाया तो 5 की क्यूब करोगे तो 125 आएगा। फिर 5 की पावर 4 लगाया तो 5 की पावर अगर 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 625 आएगा ना। तो ये 5 की पावर n के रूप में लिया है, क्या आंसर बन जाएगा? x x टू 5 की पावर n तथा 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4। 1 के बराबर 1 से बड़ा, 4 के बराबर और 4 से छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या है? 2, 4, 6, डैश डैश करके दिया। ठीक है, अब इसको बताना है, तो देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? देखेंगे तो ये 2, 4, 6, इसके बाद आगे आएगा 8, फिर 10, इस तरीके से आए तो ये एक सम संख्या है, तो क्या हो जाएगी? x सच डेट x एक क्लियर है। अब देखिए पांचवा पॉइंट में क्या कहा है? 1, 4, 9, डैश करके 100। अब इसको देखते हैं क्या है। अगर देखेंगे तो इसको हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। इस तरीके से आप 4 का स्क्वायर करोगे
फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का, इस तरीके से का लास्ट में डैश डैश करके अगर देखें 10 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो n की पावर 2 के रूप में आपको क्वेश्चन मिला। n की पावर 2 का मतलब n का नंबर रखते चले जाएंगे। जैसे n की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखा 2 का स्क्वायर 4, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से आपको चलना है। x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर तथा 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10, 1 से बड़ा और 1 के बराबर, 10 से छोटा और 10 के बराबर। आपका चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अवयवों को, अवयव, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है सदस्यों। अवयवों को या सदस्यों का, इस एलिमेंट्स को सूचीबद्ध रूप में लिखना। जैसे आपको पहला पॉइंट में दिया है a इज इक्वल टू x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्रकृत संख्या है। विषम प्रकृत संख्या की बात किया गया तो प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो विषम प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 11, डैश डैश करके। ये आपकी सारी संख्या कैसी है विषम, ठीक है। a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, डैश डैश करके लिख देंगे। क्लियर है। आपसे कहा था निम्नलिखित समुच्चयों को सभी अवयवों के मतलब सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब इनको सभी को अवयव के रूप में लिखना था, तो ये अवयव के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कह रहा है b इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, ठीक है। क्या है, कह रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, ठीक है। मतलब -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, तो इनके बीच की संख्या हमें लेनी है। किसके बीच की, 1/2 और 9/2 के बीच की संख्या लेनी है। इससे बड़ा चाहिए, -1/2 से बड़ा चाहिए, तो मतलब इससे बड़ा की बात की जाए, अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, -1, -2, -3, इधर आ जाओ 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, ठीक है। दिख रहा है ना सबको। अब देखिए -1/2 मतलब 0 और -1 के बीच, 0 और -1/2 के बीच में कहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे -1/2 होगा। और 9/2 कहाँ हो गया, 2 से भाग दोगे तो 4.5 आएगा। 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में कहीं होगा 9/2, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहां से लेके यहां तक की संख्याएं आ रही है 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारा क्या होगा आंसर 0, 1, 2, 3, 4, यही आंसर बनेगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, बी समुच्चय अगले क्वेश्चन के अंदर 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है ना, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट में कह रहा है c इज इक्वल टू x लेस देन x, सॉरी x सच दैट x एक पूर्णांक है। कह रहा है c इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4,
एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जो पूर्णांक होगा वो स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, और दूसरी बात 4 से छोटा और 4 के बराबर होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि पूर्णांकों की बात कर दिया है एक्स स्क्वायर के रूप में 4 के बराबर और 4 से छोटे में, तो देखते हैं -2 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। -2 का स्क्वायर करोगे 4, चलो इसके बराबर आ गया। इसके आगे जाओगे -3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 9 आएगा। तो मतलब हमें उधर आगे नहीं जाना है, अब पीछे आओ। -2 के बाद -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, मतलब छोटा है। फिर 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। अब फिर यहीं पे रुक जाएंगे हम, क्योंकि आगे जाएंगे 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 तो हमें आगे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आपसे कहा एक्स स्क्वायर जो इसका स्क्वायर होना चाहिए वो लेस देन इक्वल 4 के, मतलब 4 के बराबर या 4 से छोटे में होना चाहिए। तो हमारी ये संख्याएं मिली, इसको कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे सी इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, क्लियर है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन कहा है आपसे, एक्स सच दैट एक्स, लायन शब्द का अक्षर है। लायन शब्द का एक अक्षर, तो इसको क्या बना दो, ये तो बहुत इजी है, L, 0, Y, A, ये हो गया। जो 2 बार आया उसको हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट की बात करते हैं, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो वर्ष में, एक वर्ष में आपको सभी को पता है कितने महीने होते हैं, 12 महीने। इन 12 महीनों में आपको ऐसे संख्याओं, मतलब ऐसे महीनों के नाम को लिखना है जो क्या है, 31 दिन के नहीं होते, ठीक है। अब देखिए सबसे इजी तरीका आपको बता दें तो ये आपका हाथ है, इसको देख रहे हो, इसमें ये जो ऊंचा वाला भाग होता है वो इसको देखते हैं, देखिए ये इसमें जो ऊंचा वाला भाग है इसको देखेंगे तो ये 31 दिन का है। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये 31 दिन का महीना, ये जो नीचे गड्ढा वाला भाग है उसको हम मानेंगे 30 दिन या उससे छोटा जो भी आएगा। जनवरी 31 दिन का महीना होता है, फरवरी 30 या फरवरी का 28 या 29 दिन का होता है, तो हमें फरवरी भी लेना है क्योंकि 31 दिन से छोटा होना चाहिए ना, फरवरी। फिर कॉमा लगाऊं, फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च 31 दिन का महीना होता, नहीं लेना, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन का नहीं लेना, क्या लेंगे, जून। फिर जुलाई आपका क्या हो जाएगा, 31 दिन का। देखो फिर से काउंट करते चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 दिन का। अगस्त, फिर जब यहाँ पे समाप्त हो जाए तो फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा। तो जब यहाँ समाप्त हो गया जुलाई, अगस्त आया तो फिर 31 दिन का ही मिलेगा। अगस्त छोड़ दो, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर 31 दिन का, क्या बचा, नवंबर, दिसंबर 31 दिन का। ये आपका आंसर
क्लियर है ना? आपसे एक सच डेट वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 21 दिन नहीं होते, तो जिसमें 21 दिन नहीं होते हैं उनको लेना है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये महीने ऐसे हैं जो 21 दिन के नहीं होते, उनसे कम के होते हैं। ठीक है, सभी तो 30 ही के होते हैं, फरवरी ही एक ऐसा है जो 28 और 29 का महीना होता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, F इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। आपको क्वेश्चन दिया ही है, व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले क्या है, जो के से पहले आता है, के से पहले। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा है F इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन की बात किया है, स्वर की बात नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन की बात किया है, स्वर की बात नहीं किया। तो पहले सबसे पहले हम तो के पहले जो आते हैं उनको लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ठीक है। अब इनमें देखो, आपसे क्वेश्चन में कहा अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन, इनमें देखोगे तो कुछ आपके स्वर भी हैं, उनको हम बाहर कर देंगे। देखो आपके स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, आपके 5 स्वर होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। इनमें देखो इन पांचों में से जो जो आया उनको उठा के बाहर फेंक दो। क्या, ए आया, इनको हटा दो, फिर ई आया, इनको हटा दो, फिर आई आया, इनको हटा दो। इन तीनों को हटाने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा जी। क्लियर है, ये आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा है बाईं ओर रोस्टेड रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। क्वेश्चन आपको दिया है ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया है 2,3,6, इसके सामने आपको दिया है, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिया, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं उसका आंसर सिर्फ देता जा रहा हूं। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है 1, 2, 3, 6। पहला पॉइंट के सामने ए दिया है, फिर सेकंड पॉइंट के सामने बी दिया है, थर्ड पॉइंट के सामने सी दिया है और फोर्थ पॉइंट के सामने डी दिया है। तो ये तो आपको अंकों में लिखे हैं, इधर शब्दों में लिखे हैं। इन ये ए बी सी और डी जो शब्दों में लिखे हैं इनको हम अंकों में चेंज कर लेते हैं तो मिलान करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ए वाला पॉइंट पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक। क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य, क्या कहा है, अभाज्य संख्या है, और क्या कहा है, जो 6 का भाजक है। तो 6 का भाजक 2 और 3 होगा, और हमें कैसी संख्या लेनी है, अभाज्य, मतलब 1 से कटे और किससे कटे, स्वयं से कटे। ठीक है, तो 2 से भाग जाएगा 6 और 3 से जाएगा, तो इसका आंसर 2,3 हो जाएगा ए का। अब बी वाले को भी चेंज कर लेते हैं। बी वाला क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या कहा है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 9 भी विषम ही है ना,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। अब सी वाले को चेंज कर लो। आपका सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है XZ एक प्रकृत संख्या है और 6 का भाजक। क्या कहा है? XZ x एक प्रकृत संख्या है, 6 का भाजक। यहाँ पे देखो ना, अभाज्य की बात किया ना भाज्य की बात किया, सिर्फ क्या कहा है 6 का भाजक। तो 6 का भाजक 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, ठीक। उसके बाद 6, ये 6 के भाजक होते हैं, उड़ा के रखो 1, 2, 3, 6, ठीक। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है x मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक अच्छा है। ये तो आपको इजी तरीके से वहां पे दिख ही रहा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स का बना लेते हैं, क्या MATHEIC, ये हो जाएगा। अब इधर हम पहला पॉइंट का भी लिख ही देते हैं, जिससे आपको मिलान करने में आसानी हो जाए। पहला पॉइंट में क्या दिया है 1, 2, 3, 6। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है 2, 3। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, मैथमेटिक्स ही दिया है, MATHEIC। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है 1, 3, 5, 7। ठीक है। पहला वाला किससे मिलेगा? सी से। पहला पॉइंट का आंसर क्या है सी। दूसरा पॉइंट ए से मिला, सेकेंड पॉइंट का आंसर ए, ठीक। थर्ड पॉइंट किससे मिला? बी से। थर्ड पॉइंट का आंसर बी। फोर्थ पॉइंट किससे मिला? जो बचा उसी से मिल जाएगा, बी से। फोर्थ पॉइंट किससे मिला? बी से। ये आपका, देखिए आपको जब भी इस तरीके से मिलान करने को आएगा कोई क्वेश्चन, तो उसको आपको जो शब्दों में दिया होगा उनको अंकों में चेंज कर लीजिए, तो आसानी हो जाएगा आपको क्वेश्चन मैच कराने में, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है।